हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट। ठीक है, मतलब कि ये टेस्ट सीरीज की सीरीज एक मैंने चला रखी है ना, रेगुलर तो नहीं है लेकिन आपको टाइमली जो है मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहली सीरीज में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। बेसिकली आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना था कि आपने कितनी अच्छी तरह से इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, ठीक है, या फिर इंग्लिश की तैयारी आपकी कितनी है। अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करूं पर्टिकुलरली KVS और DSSB के अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज में मैंने बनाई है। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोनों एग्जाम्स में, उन पर बेस्ड ये सीरीज है। इसमें मैंने SSC के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी लिए हैं और KVS DSSB के भी डाल दिए। मतलब इनमें कुछ ज्यादा नहीं होता है ना, मतलब इनके तो ज्यादा पेपर नहीं है, बट SSC के बहुत सारे हैं, तो जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ आंसर करेंगे और देखेंगे आप खुद भी कि आपको कितना आता है इंग्लिश ग्रामर में और कितनी आपकी तैयारी है इंग्लिश की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, आपको वो वर्ड चूज करना है जो इस सेंटेंस के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं हम, तो ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब ऐसा कोई इंसान जो बिना किसी इन्विटेशन के घुस जाए हमारे टेरिटरी में, हमारे घर की टेरिटरी में हो सकता है, सपोज हमारी शॉप है उसकी टेरिटरी में घुस जाए, मतलब हमने कोई इन्वाइट नहीं किया है, वो जबरदस्ती आ रहा है। ठीक है, अब उसके मकसद कुछ भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बर्गलर, वेंडल, इंट्रूडर और थीफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंट्रूडर। देखो इंट्रूडर कौन होता है? ऐसा इंसान जो आपकी बिना परमिशन के आपकी टेरिटरी में आ जाए। ठीक है, मतलब बिना किसी परमिशन के। अब देखो थीफ जो होता है वो स्पेशली चोरी करने के लिए आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंट्रूडर जो हमेशा चोरी करने के लिए आएगा वो ऑब्वियसली थीफ भी एक इंट्रूडर हो सकता है, लेकिन जो इंट्रूडर होता है उसके मतलब वो एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जो चोरी करने के इरादे से ना आए। सपोज आपने इन्विटेशन दिया फिर भी आ गया, या फिर आपसे झगड़ा करने के इरादे से आ गया, या आपसे कोई बात करने के इरादे से आ गया बिना किसी इन्विटेशन के, तो उसको हम इंट्रूडर कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इनमें से। बेसिकली ये प्रीपोजिशंस है ना, इनको भरो फटाफट से। सेंटेंस है, द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स। ठीक है भाई, जो डेजर्टेड गार्डन था यानी कि जो रेतीला एक तरह से कह सकते हैं रेगिस्तानी जो बाग था, वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स। तो इन्फेस्टेड के साथ हम क्या यूज करेंगे? देखो इन्फेस्टेड का मतलब होता है भरा हुआ होना किसी चीज से। ठीक है भाई, इस गार्डन में क्या है? बहुत सारी वीड्स हैं। वीड्स क्या होती हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम चाहते नहीं है लेकिन वो अपने आप उग जाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं। ओके, तो चलो आंसर करो इसका। इनटू, विद, ऑन और फॉर। इन्फेस्टेड के साथ क्या यूज होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद। ठीक है, इन्फेस्टेड विद वीड्स, मतलब कि जो गार्डन था वो वीड्स से भरा हुआ था। ये सेंस इसकी निकल कर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब साथ साथ आंसर करते ही रहना। ठीक है, आपकी नॉलेज का ही टेस्ट हो रहा है बेसिकली। मैं तो चलो एक्सप्लेनेशन दे ही रही हूँ, थोड़ा सा ये पता चलेगा कि आपने इंग्लिश ग्रामर जितनी भी अब तक पढ़ी है उसमें से कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वन बिलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिमिलर, ऐसे क्वेश्चंस में गड़बड़ पता है कहां पर होती है? हम लोग सिमिलर ऑपोजिट पर ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, और हम मतलब कई बार ऐसा होता है आंखों का धोखा हो जाता है कि हम सिनोनिम देख रहे हैं हम एंटोनिम कर जाते हैं। कई बार एंटोनिम लिखा होता है बट हम सिनोनिम कर जाते हैं। मतलब मेरे साथ खुद हुआ है, तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना कि वर्ड का क्या पूछा है, ऑपोजिट पूछा है या आपका सिमिलर वर्ड पूछा है। ठीक है, तो दो वर्ड है यहाँ पर, एक प्रेडिलेक्शन है और एक है आपका ट्रेमुलस। ये ट्रेमुलस जो है ये इसका ऑपोजिट बताना है और इसमें प्रेडिलेक्शन का आपको सिमिलर वर्ड बताना है। ठीक है, तो देखो फेवर, प्रेजुडाइस एंड प्रेफरेंस एंड विम, तो इनमें से क्या होगा प्रेडिलेक्शन का? ठीक है, ये स्पेलिंग्स पे रट लेना, स्पेलिंग्स पे काफी पूछी जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेफरेंस। ठीक है, प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को प्रेफर कर रहे हो बजाय दूसरी चीजों के। ठीक है, जैसे सपोज आपका KVS का और DSSB का एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, दोनों का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? आप KVS में जाना जाएंगे या DSSB में जाएंगे, मतलब वो आपकी प्रेफरेंस बताती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रीडिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेमुलस का बताना है। तो ट्रेमुलस ट्रेमर से रिलेटेड है समथिंग, है ना। जब अर्थक्वेक आता है तो एक ट्रेमर सा हो जाता है, तो सोचो कि क्या होता है ना। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो इसके ऑप्शंस हैं हेल्दी, ओबीज, यंग और स्टेडी। तो ये आपको आंसर करना है। देखो ट्रेमर का मतलब होता है कपकपाहट सी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कुछ हलचल हो जाए, है ना, मतलब एकदम से डिस्टर्बेंस से क्रिएट हो जाए, उसको हम ट्रेमुलस बोलते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट बताना है हमें, मीनिंग नहीं बताना है। ठीक है, हमें ऑपोजिट बताना है। तो मतलब एक ये तो है जिसमें हलचल हो रही है, थोड़ी सी मतलब मूवमेंट है, और स्टेडी क्या होता है? जिसमें हलचल नहीं होती है, जो नियमित चलता है एक तरह से, है ना, कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है एक तरह से, उसमें कोई हलचल है, कपकपाहट नहीं होती है, उसको हम स्टेडी बोलते हैं। और ट्रेमुलस का मतलब जिसके अंदर थोड़ी सी कपकपाहट होती है या फिर जो
हम कह सकते हैं जो मतलब हलचल हो जिसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आप लोग अपना स्कोर मुझे लास्ट में जरूर बताएंगे। अगर आप सीरियसली मेरी रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज मैं आपसे ये कहूंगी कि आप जरूर आंसर करें। मतलब मैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकती आपके मतलब कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो ही बात आ जाती है, बार बार कहोगे कि मैम कहते हैं बिजी हूँ, सच में बिजी हूँ भाई, है ना। तो मतलब लेकिन देख लेती हूँ, एक नजर मारते जरूर कि अच्छा, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनके नाम मुझे याद है, जयश्री है, पीके गुप्ता है, गोविंद जी हैं एक, और मतलब कई बच्चे हैं ऐसे, एक देवांशी है, मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब रटे से हुए हैं दिमाग में कि ये लोग हमेशा आते हैं। अनीता है, मतलब अभी मैं शायद नाम याद ना हो मुझे कहीं होके, मतलब मैं देखती रहती हूँ कैसी तैयारी चल रही है इन लोगों की, है ना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। I bought a new TV last month but dash my old TV yet so at present I have 2 TVs। देखो पहले सेंटेंस से मतलब निकालो भाई। एक टीवी खरीदा गया लास्ट मंथ, ठीक है, उसमें मैंने खरीदा एक लास्ट मंथ, बट डैश माई ओल्ड टीवी येट, अभी टीवी है, मतलब ओल्ड टीवी जो है मतलब अभी वो है इसके पास, मैं ओल्ड टीवी येट, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली सेल सोल्ड ये लिखा है, दैट मींस कि उसने बेचा नहीं है अभी तक, है ना, इसीलिए उसके पास यहाँ पर 2 टीवी हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखते कि सो एट प्रेजेंट आई हैव ओनली 1 टीवी, अगर यही लिखते ना तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम नोट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर नोट का यूज आएगा कि बेचा नहीं है अब तक, क्योंकि ऑलरेडी अभी 2 टीवी हैं, पहले एक अभी खरीदा है और एक पहले से था, ठीक है, 2 बन गए, तो सेंस ही आती है। अब देखो हैव नोट आएगा आई के साथ, ऑब्वियसली आपका आई जो है आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है, हैज का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो हैव नोट सेल नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, हटा दो इसको भी। एम सेलिंग, आई एम सेलिंग माई ओल्ड टीवी येट, इसके लिए कोई सेंस निकलती नहीं, है ना, तो ये भी हटा दो। उसके बाद होता है हैव नॉट सोल्ड और हैव सोल्ड। अब मैंने क्या कहा, अभी तक बेचा नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैव नॉट सोल्ड, अभी तक तो बेचा ही नहीं है ना, तभी तो 2 टीवी हैं, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका सिंपल ये टेंसेस से क्वेश्चन है, और टेंसेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि मतलब ये ना बेसिक है टेंस तो आपके इंग्लिश ग्रामर के, तो वो आपको पढ़ने आने जरूर आने चाहिए। अगर आप सबसे पहले टेंस पढ़ लेते हैं ना तो आपको थोड़ी सी सेंटेंस की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब आपको थोड़ा समझ में आ जाता है। तो प्लीज मैं कहूंगी कि टेंस जरूर पढ़ें। और वैशाली मैम आपकी क्लास ले रही है टेंसेस की, है ना, प्रेजेंट उन्होंने शायद खत्म कर दिया है, तो वो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट है द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। भाई जो गेट था वो क्या किया गया, यहाँ पे ओपन 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 लिखा है, तो इसका मतलब ओपन ही किया गया है ना, वॉचमैन के द्वारा जो ड्यूटी पर था। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, अब बाय का यूज हुआ है, दैट मीन्स कि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव वॉइस सबने पढ़ी होंगी ना, तो एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस है जिसमें काम करवाया गया है, मतलब कुछ हुआ है किसी के द्वारा। जब द्वारा का प्रयोग होता है ना, यानी कि बाय का प्रयोग, दैट मीन्स कि वो पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, ठीक है। अब देखो अब आपको ये पता लगाना है कि ये बाय का यूज हुआ है, तो अब हम किस तरह से यूज करेंगे। सिंपल सी बात है कि ये जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर ऑब्वियसली ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन ये वर्ब की फॉर्म जो होती है ये सिर्फ खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, यहाँ पे आपका वॉज या वर यूज होगा जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब देखो द गेट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, वॉज, तो ये तो हटा ही दो और ये भी हटा दो, क्योंकि हमें ये तो लगाना ही है। अब वॉज ओपनिंग तो नहीं होता, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, भाई उस वॉचमैन के साथ द्वारा गेट खोला गया जो ड्यूटी पर था, ठीक है। तो वॉज ओपन्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग अपने आंसर जो है पहले कर दिया करो, क्योंकि स्क्रीन पर आपको दोनों क्वेश्चन दिख जाते हैं, और मतलब एक्सप्लेनेशन बाद में सुन लिया करो। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। देखो इनमें से एक सेंटेंस में एरर है, आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस है, और मतलब अगर नहीं है एरर तो नो एरर का ऑप्शन लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप में से कितने बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे। आई सक्सीडेड परसुएडेड हिम टू कम विद मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, नो एरर। तो भाई ये सेंटेंस है कि मैंने उसको प्रभावित कर दिया काफी, मतलब घंटों की बहसबाजी के बाद जो है आई सक्सीडेड परसुएड हिम टू कम विद मी ओनली, मतलब मेरे साथ आने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कर ही दिया फाइनली, घंटों की मेहनत के बाद, है ना। तो ये है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये वैसे इसमें एरर नहीं है, ये तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, इनमें आपको एरर ढूंढना था। तो देखो सक्सीडेड परसुएडेड, तो इनके बीच आपको कुछ गैप नहीं लग रहा है। आई सक्सीडेड इन, भाई मैं सक्सेसफुल हुआ किस में, उसको इन्फ्लुएंस करने में। परसुएड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने में, या फिर उसको अपने एक तरह से अपनी बातों में उलझा लेने में, ठीक है। टू कम विद मी
ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट, मतलब घंटों की बहसबाजी के बाद फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया इस चीज में कि मैंने उसको प्रभावित कर दिया, उसको इन्फ्लुएंस कर दिया कि तुम मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो ये सक्सेडेड के बाद यहां पर इन आएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है और मैंने आपको बता दिया है कहां पर एरर है। नेक्स्ट में देखो, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैव बीन मेड, ठीक है, इन द लास्ट 2 months। देखो यहाँ पे सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन जो है, ये इसका मतलब है इसकी जब्ती की गई है। भाई इतना कोकीन जो है वो कोकीन की जब्ती की गई है, मतलब एक सब्सटेंशियल अमाउंट है उसकी जो है जब्ती की गई है। हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months, पुलिस रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम करती हैं। तो अब देखो, जब भी आपके पास ये नो एरर या एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक चीज याद रखो कि जो नो एरर होता है ना, ये ऑप्शन बहुत कम होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हमेशा होता है, लेकिन मतलब मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सोल्व करते हैं, तो एसएससी के भी किए थे मैंने अपने टाइम पे जब तैयारी कर रही थी, तो नो एरर के क्वेश्चन बहुत कम होते थे, एरर्स वाले ज्यादा होते थे। मतलब एरर तो मिलता ही मिलता था, और डीएसएसबी या केवीएस में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे एरर के, तो मान लो कि एरर तो होगा ही होगा। एसएससी वालों के पास तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन भी होता है, लेकिन हमारा केवीएस TSSSB का अगर हम टारगेट लेकर चलें तो इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं कि सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन जो है वो मतलब इतनी कोकीन की जो है जब्ती की गई, कोकीन की जब्ती की गई है लास्ट 2 months में। देखो ये जो है ना कलेक्टिवली एक चीज को शो कर रहा है, इसको हम सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैज बीन मेड, तो इस सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज आता है, हैज। इसकी सेंस जो है ना वो सिंगुलर निकल कर आ रही है, ठीक है। मतलब एक अमाउंट है कोकीन का, ठीक है, अब वो कितना ज्यादा है वो हमें नहीं पता, सब्सटेंशियल अमाउंट है, सीजर ऑफ कोकीन है, ठीक है। इतनी कोकीन की जब्ती की गई है इन द लास्ट 2 months, तो आप यहां पर हैज का यूज करेंगे, तो यानी कि बी पार्ट में जो है वो एरर है, ओके। तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम और फ्रेज, ठीक है। हमें एक अल्टरनेटिव चूज करना है जो इस इडियम या फ्रेज का जो है एग्जैक्ट मतलब हो। देखो इडियम फ्रेज की क्लासेस में चला ही रही हूँ, 3 क्लासेस ले चुकी हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से इडियम फ्रेजेस समझाती हूँ, विद पिक्चर समझाती हूँ, विद एक्सप्लेनेशन। तो उसमें हमने शायद 36 कवर कर लिए, 12 होते हैं शायद एक में, है ना। तो 36 कवर कर लिए, उन 36 में से एक है। अगर आपने वो वीडियोज देखी है तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, ऑल थम्स, ए ट्रेनर, क्लमजी, एक्सपर्ट और लेजी। देखो ऑल थम्स का मतलब क्या है, सारे आपके हाथ में अंगूठे हो जाए, है ना, सारे अंगूठे हो जाए, तो सपोज आपका हाथ जो है कैसा लगेगा, कितना कैसा लगेगा खुद बताओ। ट्रेनर मतलब ट्रेनर ये तो हो ही नहीं सकता, क्लमजी यानी कि भद्दा या अगली लगेगा, एक्सपर्ट लगेगा, लेजी लगेगा। ऑब्वियसली आंसर इज बी, क्लमजी, भद्दा लगेगा और सारे अंगूठे बन जाएंगे हाथ में, है ना। तो ऑल थम्स को कभी मत भूलना। ऑल थम्स मतलब हमारे हाथ में सारे अंगूठे दे दिए तो क्या होगा, हमारे हाथ का हाल बहुत ही भद्दा लगेगा, क्लमजी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर केयरफुल थिंकिंग, ओवरजॉयड मतलब बहुत ही सोच विचार के बाद, ओवरजॉयड मतलब बहुत ही आनंद में, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कुछ नहीं पता क्या करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली या बहुत कॉन्फिडेंटली। तो एट हिज विट्स एंड मतलब कि जहां तक उसकी सोच जाती है ना वो उससे भी ऊपर है ना। एट हिज विट्स एंड, तो सोच खत्म हो चुकी है लेकिन अब पता नहीं चीज क्या है, तो यानी कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, कि पता ही नहीं है क्या करना है ना, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन इस इडियम का। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। भाई जो अंडरलाइन पार्ट है आपको उसको ठीक करना है, ठीक है। तो बताइए फटाफट क्या होगा, मतलब एरर है इस पार्ट में और इसमें एरर है, ये एरर है कि नहीं है ये आपको बताना है, कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है। इंप्रूवमेंट है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट आएगा यहाँ पर। तो ही लीव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, नो इंप्रूवमेंट, अवे फ्रॉम द स्टेशन, ऑफ द स्टेशन, ए लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑफ द स्टेशन, ठीक है। ये फार फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पर ऑफ आएगा, मतलब स्टेशन से दूर रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, रूल है इंग्लिश में। तो ऑफ द स्टेशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रोनाउन इन द गिवन सेंटेंस। दे एंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशंस, भाई उन्होंने वेकेशंस के दौरान बहुत ही एंजॉय किया, ठीक है, ये मतलब है। तो इसमें किस तरह की प्रोनाउन का यूज हो रहा है, प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, सर्वनाम, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफ्लेक्सिव। जैसे भी ये वर्ड्स आते हैं ना, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, ये सारे क्या होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो करते हैं, ठीक है। मतलब वेकेशन के दौरान उसने बहुत ही एंजॉय किया, तो ये सारे आपकी इस टाइप के वर्ड जितने भी आ जाएंगे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होंगे, जैसे हम कहते हैं ना वन अनदर, ठीक है, या फिर ईच अदर, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में आपके दिस, दैट,
दीज, दोज, ये सब यूज होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में। पर्सनल में आपका आई, मी, वी, शी, ही, ये सब आपका पर्सनल प्रोनाउन में यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। और मैं एक चीज फिर से आपको बताना चाहूंगी कि आई एम नॉट एन इंग्लिश एक्सपर्ट। ठीक है, मैं इंग्लिश की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा बस यहाँ पर मोटिव इतना है कि आपको ये टेस्ट, ये मतलब ये थोड़े से टेस्ट लेने का यही है कि आपकी थोड़ी सी इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में, और कम से कम आप बार बार नॉलेज जब चेक करते हैं ना, तो हमें अपने आप को, देखो जब हम लगातार पढ़ते रहते हैं तो ना एक उबाऊपन आ जाता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आपका टेस्ट होता है ना, तो कम से कम आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ जाता है, चलो अब देखेंगे हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें लर्न हुआ है, कितना हम सीख पाए हैं। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, वरना मैं कोई इंग्लिश की एक्सपर्ट नहीं हूँ। सवाल के आंसर वंसर अच्छे से देख के आपको बता रही हूँ और थोड़ा समझा रही हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी रेगुलरिटी रहे थोड़ा सा। ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करें कि हाँ भी चलो अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो भी कम नंबर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ये पता चल जाएगा कि ठीक है, मैं इसमें बेस्ट नहीं कर पाया, बेटर नहीं कर पाया, मुझ में इंप्रूवमेंट की भी और गुंजाइश है। ठीक है, बस ये एम है, और कोई एम नहीं है। तो अगर छोटी मोटी बोलने में गलती हो जाए, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड जो है वो करेक्टली स्पेल्ड है, ये आपको बताना है। दोनों में ये बताना है, तो फटाफट बताइए क्या होगा। देखो स्पेलिंग है वैसिलेशन की। अब वैसिलेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज स्थिर ना हो। ठीक है, मतलब अस्थिर बोल सकते हैं, मतलब एक जगह पे टिकी ना हो, वैसिलेट कर रही हो। ठीक है, जैसे कि देखो घड़ी में एक पेंडुलम सा होता है ना, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है। दैट मीन्स कि ये वैसिलेट करता है। तो आपको फटाफट से स्पेलिंग बतानी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना तुक्का मारो, कुछ तो करेंगे ही ना हम। मतलब केवीएस में तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो तुक्के मारने का कुछ नहीं आना। और अगर डीएसएसबी में बैठते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 आपका कट होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का, तो याद रखना। तो देखो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी दिस, VACILLATION, तो भूलना मत कभी। ठीक है, वैसिलेशन। नेक्स्ट है डिसीटफुल, यानी कि धोखे से भरा हुआ, छल से भरा हुआ। ये जो डिसीट है, रिसीव है ना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें थोड़ी स्पेलिंग एरर्स हो जाती हैं, तो इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो बताओ फटाफट से इसमें डिसीटफुल की क्या स्पेलिंग होगी। और एक स्पेलिंग मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रिसीव की स्पेलिंग। ठीक है, रिसीव की स्पेलिंग बिना देखे, गूगल मत करना, बिना देखे जैसे भी आपको आती है ना, अभी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। ठीक है, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। और डिसीटफुल की जो स्पेलिंग होगी यहाँ पर, वो होगी आपकी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, CEI आएगा, IE नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे तो एक बार और आया तो ये भी गलत है, EAT भी नहीं होता है। ये डिसीटफुल की ये स्पेलिंग होती है, इसका मतलब है छल से या धोखे से भरा हुआ। ओके, और रिसीव की स्पेलिंग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। आई हैव डैश पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू, एन, ए, द, इन। ठीक है, ये बताना आपको। बेसिकली आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो देखो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन में कभी भी एस नहीं लगाते हैं पीछे, ये एरर होता है। अगर एस लगा हुआ है तो दैट मीन्स ये एरर है एक। तो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है। ठीक है, आई हैव, तो यहाँ पे बताओ आपको क्या आएगा। आई हैव द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू, आई हैव एन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा, और ए आएगा। आई हैव ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ सूचना है। तो ऐसे नहीं लगता कभी भी इन्फॉर्मेशन में, उसको ऐसे लिखा जाता है, कलेक्टिवली लिखा जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, ही डाइड डैश कैंसर। ठीक है, तो बताइए फटाफट भाई, कैंसर से मौत हो गई उसकी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, फ्रॉम, या ये वाला ऑफ आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है। देखो जब भी किसी बीमारी से मरते हैं ना, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, जब भी किसी बीमारी या डिजीज का नाम लिखा हो, कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसमें हमेशा आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप किसी कारण से मरते हैं, ठीक है, सपोज ही डाइड डैश हंगर आ जाए, ठीक है भाई, भूख से मर गया, तो आप यहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे। जब भी आप भूख से, अगर किसी कारण से डेथ होती है तो उसमें फ्रॉम का यूज होता है, किसी बीमारी से होता है तो उसमें ऑफ का यूज होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना हमेशा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म फॉर द गिवन सेंटेंस। तो आपको करेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है इस गिवन सेंटेंस के लिए। ठीक है, देखो ये एक्टिव फॉर्म पूछी गई है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपको पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको एक्टिव फॉर्म बतानी है। ठीक है, जनरली आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, एक्टिव फॉर्म भी पूछी जा सकती है, पैसिव भी पूछी जा सकती है, तो फटाफट आंसर बताओ। यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर दो ना फटाफट से पैसिव में, है ना।
एक्टिव फॉर्म पूछे, सॉरी ये पैसिव में ना, एक्टिव में कन्वर्ट करो। देखो उल्टा कर दो, अब यहाँ पे बाय मी लिखा है ना, तो दैट मीन्स कि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आई। ठीक है, आई। अब भाई विल बी टेकन केयर है, दैट मीन्स कि उसमें पक्का जो है फ्यूचर टेंस होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस जो होगा। और सिंपल फ्यूचर टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल आ जाएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, आई आ गया, विल आ गया। अब विल आपको पता है कि आई के साथ हम यहाँ पे विल यूज करेंगे क्योंकि हर जगह पे विल है, ठीक है। वैसे आई के साथ शैल भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन हम बोलचाल की लैंग्वेज में विल यूज करने लगे हैं तो ये भी करेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ग्रामेटिकली अगर प्योर ग्रामर पे जाएंगे तो शैल यूज होता है, लेकिन इसकी जगह पे विल का भी यूज होता है, वो रूल्स होते हैं पर्टिकुलर, है ना, वो आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे। आई विल टेक केयर, ठीक है, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो वुड का यूज तो होगा ही नहीं, है ना, विल बी टेकिंग केयर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये जो पैसिव वॉइस दिया गया है, अगर इसके रूल के अकॉर्डिंग हम एक्टिव बनाएंगे तो विल टेक आएगा, यानी कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ऑफ यू तो फिर आपका एज इट इज आएगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द मॉब किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि अगर आपका कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना होता है उस सेंटेंस पर बेस्ड, ठीक है। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स कि इसमें जो है नेगेटिव का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, यानी कि नॉट या नो का यूज नहीं किया गया है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा नेगेटिव में बनेगा। लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव यूज कर देते ना, अगर ये कहते the mob did not kill the district magistrate, ये आ जाता, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट फॉर्म है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड प्लस नॉट प्लस किल, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि आपका जो सेंटेंस होगा, आपका क्वेश्चन टैग होगा, वो आपका नेगेटिव में होगा। ये सारे नेगेटिव में है। अब देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आपको टेंस के अकॉर्डिंग ये चूज करना पड़ता है कि यहां पर क्या बनेगा। अभी आपको पता है कि ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट को जब आप कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन में तो पहले डिड का यूज होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिड का यूज है, यहाँ पे भी डिड का यूज है, यहाँ पे भी डिड का। दूसरी चीज आपको एन नोट लगाना ही पड़ेगा, है ना, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे ये आपका सीधे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर नोट लगाएंगे। अब आप दे यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। अब हमें मॉब के लिए यूज करना है भीड़, द भीड़, उस भीड़ ने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार डाला। क्या सच में मार डाला, मतलब या फिर नहीं मारा, इस टाइप से बोलेंगे। जैसे मतलब कहने का एक लहजा होता है ना, अरे भीड़ ने जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मार डाला, नहीं मारा क्या, मतलब इस तरह से ये कहने का एक स्टाइल होता है क्वेश्चन टैग्स में, ठीक है। भीड़ ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं मारा है क्या, इस तरह से समझे बात मेरी, जिस तरह से मैंने आपको बताया है एक पोज और ठहराव के साथ। तो यहाँ पर भीड़, द मॉब के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो मॉब के लिए मॉब यहाँ पर सिंगुलर उसमें यूज होगी, ठीक है, और इसके लिए हम इट का यूज करेंगे, दे का भी यूज नहीं करेंगे। मॉब के लिए आप यू का तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डिडंट इट, क्या नहीं मारा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन टैग्स कर लेना एक बार, मैं तो सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना, अभी वैशाली मैम आपकी क्लास ले रही हैं, जितनी ले रही है उनको लेने दीजिए, ठीक है। बीच बीच में इडियम्स तो मैं करा ही रही हूँ और एक सीरीज में करा दूंगी आपको। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आपकी बहुत आती हैं, तो फटाफट आंसर करो। ही सेड टू द इंटरव्यूअर, उसने इंटरव्यूअर को कहा, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर जो है ना रिक्वेस्ट करी गई है, ठीक है। कुड यू प्लीज यहाँ पे रिक्वेस्ट की सेंस है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की सेंस है। यहाँ पे WH फैमिली वाला वॉज, वेयर या फिर डू, डिड, इन सब से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई। और सेड टू है, आस्क्ड टू तो लिखा ही नहीं है ना, आस्क्ड लिखेंगे तो भाई वो क्वेश्चन ही हो जाता है। तो यानी कि हम इफ का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों इफ काट दो, इफ का यूज तो करना ही नहीं, क्योंकि आस्क्ड आता है तब हम इफ का यूज करते हैं। उसके बाद अब रिक्वेस्ट किया गया है, तो देखो इनमें से क्या ठीक हो सकता है।
ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। देखो रिक्वेस्टेड भी आ गया और प्लीज भी आ गया, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये चीज आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यानी कि बी भी हट गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, भाई उसने उसको इंटरव्यूअर को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज रिपीट का क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग भी इंटरव्यू में जाते हैं, बैठते हैं कल को केवी के इंटरव्यू में, तो अगर आप कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप भी ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन मैडम, ठीक है, इस तरह से बोलिए, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो आप कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे क्या किया गया, सेड टू द इंटरव्यूअर जो है, और ये जो कुड यू प्लीज है, इस पूरे को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी, तो ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इनटू ए लॉजिकल सीक्वेंस टू फॉर्म ए सेंटेंस। अब ये आपके सामने कुछ सेंटेंस के पार्ट लिखे हुए हैं ना, पूरा एक सेंटेंस बनेगा, तो इनको अरेंज करना है, तो फटाफट करो। देखो ऑप्शन में सभी में आगे पी है, तो आपके लिए ये तो इजी हो गया कि हाँ भाई ठीक है, पहले पी आएगा, पीपल हु लुक। अब लुक के साथ आपको क्या जोड़ना है, टू सपोर्ट, डाउन या हैव, ये आपको देखना है, ठीक है। तो बता सोचो थोड़ा सा, मैं तब तक इसको मिटाती हूँ। देखो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, पीपल हु लुक, लुक के साथ यहां पर आपको जोड़ना है डाउन, ठीक है। पीपल हु लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है, पीपल हु लुक डाउन ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो यानी कि पी के बाद आपका आर आ जाएगा, पी के बाद आर यहां पर भी है, पी के बाद आर यहां पर भी है। अब आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पीपल हु लुक डाउन टू एब्स्ट्रैक्ट ऑन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैव सेवरल मेजर आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट देयर बिलीफ्स, ठीक है, उनके पास बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं अपने विश्वास को जो है, जो भी वो सोचते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप यहां पर क्या ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, PRSQ, ये दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छा स्कोर किया भी होगा, और नहीं भी किया होगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम एरर करके तो चीजें सीखते हैं ना। मैंने तो हमेशा बोला है कि एरर आर वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग, है ना। मैं बताती हूँ कि बच्चों के लिए एरर बहुत जरूरी है, आप भी तो बच्चे हैं अभी, है ना, तो आप लोगों के लिए भी एरर बहुत जरूरी है। एरर से ही आप कहीं ना कहीं सीखेंगे कि आप कितनी लर्निंग कर पा रहे हैं, है ना। अपने एरर से सीखना समझिए, ठीक है, ये मत सोचिए इतना मुश्किल टेस्ट था, आसान टेस्ट था, बस हमें ये करना है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा मेन कर्म है तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना, उस कर्म को करो, ठीक है। उस कर्म को जब आप करते रहेंगे ना, तो एरर जिंदगी से गायब होते चले जाएंगे। और ये टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यही हेल्प करती है कि ये थोड़े से आपके एरर जो है उनको कम करने में हेल्प करती है, ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो कि हाँ भाई पहले हमने ये गलती की थी, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। और दूसरी चीज, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना स्कोर डाल दें, ठीक है, जितना भी आपका है, ईमानदारी से, कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती है, कोई इसमें वो नहीं बात होती है। देखो मेरे से भी जब गलती होती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगली वीडियो में बोल देती हूँ ये चीज गलत हो गई थी या जो भी था, वो सबसे हो सकती है ना, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं होती है। तो आप अपना स्कोर जरूर डालें और देखें, कंपेयर करें थोड़ा सा ना, कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं वो कितना लेवल तक कर रहे हैं। मतलब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखो, लेकिन ये थोड़े बहुत कंपेरिजन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो आप यहाँ पर बहुत कम है और बैठेंगे तो लाखों ना, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी करते रहो कि हाँ भाई मुझे इतनी कमी है और इसको सुधार की आवश्यकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।